नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। आज का जो हमारा टॉपिक है रहेगा डिस्कशन का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। करते हैं शुरू, बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना किसी फिल्टर के, सीधी बात। शाश्वत जी सर। पहला सवाल यही रहेगा कि जियोपॉलिटिक्स एक्चुअल में है क्या। जियोपॉलिटिक्स जिनको नहीं मालूम ये वर्ड, उसको थोड़ा हिंदी में हम उनको भी समझाएं कि जियोपॉलिटिक्स होती क्या है, बिल्कुल सर। और थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए सर, जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है भू राजनीति। जो भी आज के ग्लोब में जो भी कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो पॉलिटिक्स होती है, डिप्लोमेसी होती है, जिसको हम कूटनीति कहते हैं, उसको मॉडर्न टाइम में हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। क्योंकि पिछले ज़माने में जो होता था, और रणनीति या चाणक्य नीति जैसे हम बोलते हैं, कूटनीति जो डिप्लोमेसी होती थी, वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन आज के ज़माने में जियो पॉलिटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाउंड्रीज से या जो बॉर्डर से ही जो पूरी पॉलिटिक्स होती है, एरियाज से, और कहाँ किसकी फील्डिंग करनी है, मीन्स कहाँ आर्मी लगानी है, कहाँ हमारे बेस होंगे, आर्मी के बेस होंगे, किसको हमने चेकमेट करना है, जैसे शतरंज में होता है। तो इसलिए ये इसको जियो पॉलिटिक्स कहा जाता है, भू राजनीति कहा जाता है। जियो पॉलिटिक्स का मेन जो ये है, इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर मामला इंटरेस्ट का होता है, अपने स्वार्थ का होता है, अपने देश का जो हित होता है उसका होता है। कोई किसी का पक्का वो नहीं हो सकता। हम कई ऐसे एक्सिस वो देखेंगे, ध्रुव देखेंगे कि मतलब जो कुछ दो दोस्त हैं आपस में, या कुछ दुश्मन है, कुछ दुश्मन के दोस्त हैं। इस तरीके से मतलब जैसे गेम होता है कि दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, या दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, वट जो भी है। तो इस तरीके से मतलब इसमें जो पॉलिटिक्स होती है, किसको मात देनी है, किसको सह देनी है, और किस में हमने क्या करना है, किसके खिलाफ हमने सैंक्शंस लगाने हैं, ये पूरी जियो पॉलिटिक्स है। और इसी से आज की जो जियो डिप्लोमेसी है, या जो दुनिया की जो रणनीति या हमारी फॉरेन नीति जो शेप होती है, जियो पॉलिटिक्स से ही होती है हर देश की। आप भारत देख लीजिए, इसकी जो विदेश नीति होगी, फॉरेन पॉलिसीज होंगी, तो वो भी जियो पॉलिटिक्स को देख कर ही होंगी कि कहाँ से हमें क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है। आज के ज़माने में दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है, सीधा सीधा आप देख लीजिए। और ये 1960 से कोल्ड वार के जब कैसे कोल्ड वार शुरू हुआ था, वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो वहीं से लेकर आज तक ये चीज़ें 3 उसमें हिस्सों में बटी हुई है दुनिया। इसमें पहला आता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जो कि विकसित देश है, जिसमें आप देखते हैं यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। इनको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जो पूरे विकसित देश हैं और सबसे डेवलप कंट्रीज हैं, जो जिनका पूरी दुनिया में आज तक भी एक तरह से हम डोमिनेंस देख सकते हैं। फिर आती है सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में रसिया, चाइना और जो मिडल पावर्स हैं, मतलब जो बहुत बड़ी ताकत है, जो अपने इन्फ्लुएंस रखती है, लेकिन उनके बराबर नहीं है कि जो डेवलप देश है। इसमें रसिया आता है, चाइना आता है, मेनली ये 2 देश आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रसिया जो है एक मिलिट्री पावर है, सुपर पावर है। इकोनॉमिकली वो 10वें नंबर पे है, भारत से पीछे है, लेकिन उसकी जो आर्मी है वो दूसरे नंबर की है। सीधी सीधी बात है। अगर उसकी आर्मी देखें हम, अमेरिका के बाद है, और अगर उसके हम आर्मी पर्सनल्स देखें तो वो तीसरे नंबर पे है। पहले चाइना है, दूसरे इंडिया है। तो वो एक सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो आती हैं जो कि अभी उभरती हुई ताकतें हैं, जैसे भारत एक उभरती हुई ताकत है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री भी। मिलिट्री भरी है, यहाँ की 4 है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये भी उभरती हुई ताकत है। इसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ब्राज़ील, सबसे मेन इसमें कंटेंडर ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका। क्योंकि अगर आप देखोगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत गरीब देश हैं, लेकिन उनके ऊपर जो पायदान पे आती हैं, जो कैटेगरी आती है, उसमें भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ऐसे देश आते हैं। और फिर इनके और ऊपर आते हैं तो रसिया, चाइना, जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, सबसे ऊपर आती हैं अमेरिका, चाइना, अमेरिका, जापान, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, जर्मनी, यूके वगैरह। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आती है। तो ये 3 ध्रुव अभी जियो पॉलिटिक्स के हैं, जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स, जहाँ तक मैं समझाऊँ, जियोपॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे देश में बिना किसी फिजिकल इंटरफेरेंस के आप वहाँ के लिए अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं। बिल्कुल। तो उनको रोकने के लिए जो एजेंडे अपनाए जाते हैं, बिल्कुल, साम दम दंड भेद, वो जियोपॉलिटिक्स, वो जियोपॉलिटिक्स है। क्योंकि डायरेक्ट वॉर नहीं हो सकती। ठीक है। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा शाश्वत, कि जैसे शक्ति संतुलन के हिसाब से क्या दुनिया वास्तव में मल्टीपोलर हो रही है? क्या अभी लगता है आपको कि अभी भी अमेरिका का प्रभुत्व ज़्यादा है? देखिए सर, आफ्टर कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था 1990s में, 1992 में, तो उसके बाद से जो दुनिया का जो संतुलन था वो एकदम यूनिपोलर चले गया था। मतलब एक उसमें चले गया था, एक पावर का
केंद्र बन गया था वो था अमेरिका, और उसके जो साथी थे उसमें नाटो अलायंस जो है। उसके बाद क्योंकि जब सोवियत यूनियन था तो उसको टक्कर देता था, दुनिया दो से बढ़ जाते थे, एक सोवियत के साइड में, एक यूएस के साइड में। और इंडिया तो शुरू से नॉन अलाइन था, इंडिया किसी की तरफ नहीं था, एक शांति चाहता था जब से आज़ाद हुआ आज तक। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, सोवियत संघ खत्म हुआ, उसके बाद रशिया कमजोर पड़ गया। और जो सोवियत यूनियन के जो हिस्सा थे वो सब देश उभरते, मतलब उस समय गरीब हो गए क्योंकि वो टूट गए थे, उनकी इकोनॉमी पूरी क्रैश हो गई थी। तो उसके बाद अमेरिका का एक प्रभुत्व था पिछले 1990 से, मतलब 30 35 40 साल से अभी तक। लेकिन इस जो 2010 की बात जो दशक आई, या हम 21वीं शताब्दी बोल सकते हैं, इसमें चाइना ने ओवरटेक कर दिया। चाइना ने ओवरटेक कर दिया था 1995 से लेकर और 2000 तक एक सुपर पावर बनने में। और वो उसने रशिया को तो पिछाड़ दिया था क्योंकि रशिया कोलैप्स हो गया था, और उसने रशिया की जगह ले ली इकोनॉमिक तौर पे। और दूसरे नंबर की इकोनॉमी हम देखते हैं 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसकी, और अमेरिका की 25 कुछ है। तो इनका गैप खाली 6 और 7 का बीच, 7 ट्रिलियन का उसके बीच में है। और उसने अपना जो मिलिट्री की जो मॉडर्नाइजेशन था, मिलिट्री को एकदम अपग्रेड कर दिया चाइना ने। एकदम से वो रैपिडली बहुत विकसित बन गया, जबकि वो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। चाइना बहुत गरीबी थी वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का अभी तक भी एक तरह से हम कहते हैं कि यूनिपोलर ही था, लेकिन काफ़ी समय से, जैसे हम देखते हैं 2014 से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ रैंकिंग बताती है तो इंडिया ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है वर्ल्ड लेवल पर। पहले इंडिया को खाली समझते थे कि यार एक रीजनल कोई कंट्री है, उसको लड़ा दो, पाकिस्तान से बांग्लादेश से लड़ा दो, यहाँ आप अंदर ही देश के अंदर चलता है करप्शन वगैरह, ये विकसित है नहीं, कमा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ हम देखते हैं इंटरनेट रेवोल्यूशन हुई, यहाँ से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर बाहर जाने लगी, मतलब मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या जो भी फील्ड में हम देखें, तो आईटी फील्ड में ज़्यादा, बिल्कुल फार्मास्यूटिकल का पहला एक्सपोर्टर है दुनिया में। तो वहाँ से ये इंडिया की जो पावर है वो बढ़ने लग गई, और इंडिया की पावर बढ़ी है। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, सोवियत यूनियन से उसको सारे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर आर्सनल है, उसमें जो भी सबमरीन वगैरह जो आर्मी अपग्रेड है वो सोवियत यूनियन के टाइम से है, और चाइना ने अपने को एकदम से अपग्रेड किया है। तो धीरे धीरे करके जो अमेरिका का यूनिपोलर जो सिस्टम था कि उसी का खाली दबदबा रहेगा दुनिया में, वो कम होता है, अब मल्टीपोलर ही बन चुका है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मल्टीपोलर बन रहा है, हाँ बिल्कुल मल्टीपोलर बन रहा है। इसलिए तो अमेरिका के सैंक्शंस काम कहीं नहीं आ रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं रोक पाया अभी तक, क्योंकि उसने नाटो भी लगवाई, नाटो की धमकियां भी थी उसको, उसने उस पर सैंक्शन भी लगाए रशिया पे, लेकिन ना रशिया की इकोनॉमी क्रैश हुई, ना वहाँ से किसी ने ऑयल को इम्पोर्ट करना बंद किया। भारत आज भी वहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है ऑयल, या कई देश उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पावरफुल बन चुके देश, उसके साथ में चाइना आ चुका है, भारत आ चुका है, और ये खुद में बहुत बड़ी कैपेबल है। यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी मार्केट है, कोई भी देश यहाँ को इंडिया को नकार नहीं सकता। क्यों? खुद अगर अमेरिका अगर बिजनेस, भारत अगर कहेगी हम हमारे यहाँ बिजनेस मत करो आप, तो अमेरिका का खुद जो है कंपनियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। बात है मार्केट की, क्योंकि आप देखते हैं चाइना सबसे बड़ी, चाइना को हमने पछाड़ दिया है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, और चाइना में वो चीज़ें बहन है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। चाइना में अमेरिकन जो भी प्रोडक्ट होते हैं खासकर टेक्नोलॉजी का, वो बंद है, क्यों? उनका अपना खुद का है। उसके बाद जो चलाने वाले भारत है यूजर्स, अगर इंटरनेट यूजर्स में देखो आप तो दूसरे तीसरे नंबर पर इंडिया है, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे में यूएस है, तीसरे नंबर पर भारत है। तो धीरे धीरे करके और ज़्यादा रैपिड बन रहा है, क्योंकि गाँव में भी इंटरनेट जा रहा है। तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। गूगल अगर ना हो, अगर हम गूगल बंद कर दिए तो गूगल रेवेन्यू जनरेट ना हो, क्योंकि इंडिया में इतनी चीज़ें हैं। इंडिया में हम गूगल पे चला रहे हैं, या कोई भी चीज़ चला रहे हैं, सर्च इंजन चला रहे हैं, कंपनियां चला रही हैं, उनके सर्वर चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं। अगर इंडिया अपना इंडिजिनस बना दे, उनकी कंपनियों का कुछ रेवेन्यू एकदम खत्म हो जाएगा। कंपनियों का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा तो वहाँ की इकोनॉमी गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इंडिया को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया खुद में एक सुपर पावर बन रहा है, और ये मल्टीपोलर की तरफ भी दुनिया जा रही है। खाली अब अमेरिका का डोमिनेंस नहीं रहा, ये कहने को। जो अभी भारत का ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें जो बंद कर सीज फायर कराने में, क्या आपको लगता है कि सही में ट्रंप ने भूमिका निभाई होगी, या खाली ये एक अफवाह है, या एक राजनीति है? ये केवल अफवाह राजनीति है। अमेरिका का अपना एक प्रेशर डालना भारत के ऊपर था, अपनी वाहवाही क्रेडिट लूटने का था, और कुछ नहीं था। इंडिया ने अभी भी वो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया। वो मोदी जी ने बोला कि उन्होंने कोई ट्रंप के कहने पे कुछ नहीं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बोला। अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, वो रिज्यूम कर रखा है, वो कभी भी रिज्यूम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक जो हमारी स्ट्रेटेजिक एक वो है, हमारे प्लान है। इसमें मेन बात यह है कि अमेरिका खाली मतलब बड़बोला देश है, खासकर जो ट्रंप जो अभी हैं प्रेसिडेंट, वो कुछ ही बोल देते हैं, लेकिन उनका कोई भी भूमिका नहीं थी उसमें। हाँ, उन्होंने बिल्कुल IMF से जो बेल आउट दिया उसको $2 बिलियन का,
पाकिस्तान को, जबकि वो पाकिस्तान पूरा ब्लैक आउट हो चुका था, कंगाल हो चुका था। आईएमएफ ने दिया, आईएमएफ को जो चलाता है वो अमेरिका ही चलाता है। आईएमएफ को जो प्रेसिडेंट वगैरह होता है सब अमेरिका की उसमें चलता है, और आईएमएफ का सेंटर भी अमेरिका में ही है। तो आईएमएफ कुछ नहीं, एक कठपुतली है। उसने हमारे दुश्मन देश को वो दिया, उसी से वो अब हथियार खरीद के हम पे अटैक करेगा, तो सीधे सीधा हमारी हमसे दुश्मनी ले रहे हैं, सीधी सी बात है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसकी ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। ये कहा भी जाता है कि जैसे कहते हैं ना पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, वैसे अमेरिका की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। जिसने दोस्ती रखी जैसे यूक्रेन है, आज वो तबाह हो गया। वो रशिया को तो रोक नहीं पाए, लेकिन यूक्रेन पूरा नष्ट हो गया उनके उनके उसमें चलने में। वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी नाटो की कि हम रशिया को पुश करेंगे, क्योंकि रशिया बढ़ रहा है ना, बहुत ताकत बढ़ रही है उसकी। तो उन्होंने यूक्रेन को यूज किया, यूक्रेन आज बर्बाद हो गया क्योंकि दोस्ती थी। अगर दुश्मनी रखोगे तो वो बर्बाद कर देगा। जैसे वो जगह जगह जो है वो करता है, कूप अप डिफीट करता है, मतलब जैसे सत्ता परिवर्तन करता है, जैसे उन्होंने बांग्लादेश में करा है, जगह जगह उन देशों में करा है जहाँ उसके प्रेसिडेंट समझ नहीं आते थे, तो वहाँ सत्ता परिवर्तन, रिजाइम चेंज जिसको कहते हैं, वो रिजाइम चेंज कर देता है। तो उसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये उन्होंने जो भी कहा है ये अपने केवल क्रेडिट लेने के लिए किया है। अभी थाईलैंड और उसकी भी लड़ाई भी चल रही है, लाओस की नहीं, थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई चल रही है अभी आजकल। एक मंदिर पे, एक हिंदू मंदिर पे, आपने सुना भी होगा, उसमें भी ट्रंप ने बोला कि हमने सीज फायर कराया। चाइना ने बोला, वहाँ की प्रेसिडेंट है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड की, उसने कहा नहीं किसी ने सीज फायर नहीं कराया, ये हमारी अपनी मर्जी है। कहने का मतलब ये है कि इनको मतलब ये बड़बोलापन ज्यादा है कि अगला ये सवाल रहेगा कि क्या रूस और नाटो के बीच में जो तनाव चल रहा है यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को किस दिशा में लेके जाएगा? देखिए सर, रूस और नाटो या वेस्टर्न देश जो है ये आज से नहीं, शुरुआत से ही आपस में दुश्मन थे, सोवियत के टाइम से। क्योंकि अगर आप देखिए तो रशियन जो वैल्यूज थी शुरू से वेस्टर्न के साथ बिल्कुल होती थी। हम रशियन को अलग देखते हैं और जो गोरे लोग उनको वेस्टर्न उसमें बोलते हैं, जबकि दोनों ही गोरी चमड़ी के लोग हैं। उनका कल्चर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, उनकी प्रोटेस्टेंट कैथलिक है, तो कल्चर भी वो अलग है उनका। और शुरुआत से जब सोवियत यूनियन बना और ये देश लिबरल डेमोक्रेसी बनी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज बनी, तो तब से भी उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तब भी रशिया उनके लिए थ्रेट था, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है, उसके पास मिलिट्रिकल जाइंट है, बहुत बड़ा जाइंट है, उसके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि अमेरिका से मतलब बहुत ज़्यादा वेपन्स है उसके पास। रशिया एक बहुत ताकतवर देश है, जबकि उसकी इकोनॉमी 10वें नंबर पे है जीडीपी उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कई देशों का एक समूह है मिलिट्रिकल। जैसे अगर किसी देश पे नाटो के कोई हमला करता है तो सारी कंट्रीज की आर्मी वहाँ जाएगी, एक आर्मी का समझौता है, एक ट्रीटी है ये। तो नाटो और रशिया का शुरू से ये रहता है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ 2022 फरवरी 2022 से, तो नाटो ने बिल्कुल कहा कि हम उसको सप्लाई करेंगे। उन्होंने सप्लाई भी करे, जर्मनी ने हथियार सप्लाई किए, अमेरिका ने किया यूक्रेन को, लेकिन वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। किसका? रशिया का। क्योंकि रशिया के लिए जो है पाकिस्तान से, चाइना से और सेंट्रल एशियन के देश से मर्सनरीज जा रही थी, जो मर्सनरीज होती हैं, जो टुकड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे मतलब लड़ाकू होते हैं, वहाँ से जा रहे थे। पाकिस्तानी कुछ लड़के चले गए लड़ने के लिए रशिया के लिए, या चाइना से जा रहे हैं क्योंकि उसको ज़्यादा वो चाहिए। यूक्रेन के पास उतना मैन पावर है नहीं, वेस्टर्न देश में पॉपुलेशन वैसी कम है, तो वो उसको बिल्कुल वो नहीं कर पा रहे। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका अपना जो कहते हैं ना नेशनलिज्म, उसका अपना है। उसने अपने बिल्कुल जो संप्रभुता होती है देश की कि हमारे एरिया तो भाई कोई नहीं कर सकता, उनको रशिया को बार बार प्रोवोक किया गया है नाटो द्वारा। क्योंकि नाटो द्वारा पहले भी जो है यूक्रेन बॉर्डर पे, रशिया के जो बॉर्डर पे आर्मी लगाई गई थी, उससे वो प्रोवोक हो गया। और उसने लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि यूक्रेन एकदम से बॉर्डर पे है रशिया के, और वहाँ एकदम नाटो का प्रभाव हो रहा था। जो जेलेंस्की अभी है वो प्रो नाटो है, तो प्रो नाटो या प्रो वेस्टर्न कंट्रीज वाला है वो, तो उसके कारण जो है वो उनकी आर्मी उसकी बॉर्डर तक आ चुकी है। अपने उसको डिफेंड करने के लिए उसने लड़ाई लड़ी रशिया ने, क्योंकि अपने एरिया को डिफेंड करने। ये ऐसी बात है जैसे श्रीलंका में चाइनीज वो सी पोर्ट बन रहे थे, तो भारत ने कहा ये तो हमारे एकदम दरवाजे पे आ गए, टकराव होगा, राइवलरी होगी। वैसे ही रशिया ने ये चीज़ कही, तो रशिया ने अपने अधिकार के लिए ये लड़ाई करी है। और सोवियत यूनियन से लेकर आज तक नाटो और वेस्टर्न देश रशिया के विरोध में रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था और कल्चरल डिफरेंस था, बहुत डिफरेंस था। जहाँ हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में पॉप वॉप ये जो चीज़ें होती हैं, अश्लीलता, नग्न चीज़ें, तो वही जो रशिया है अंडर पुतिन, उन्होंने काफ़ी प्रिजर्व कर रखा अपने कल्चर। वो अपने क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा मानते हैं, उनके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, तो हमेशा वो बैप्टिज्म लेते हैं पानी में, उनका एक कोई रिचुअल होता है ठंडे पानी में वो करना, तैरना। तो पुतिन एक तरह से बहुत अपने नेशनलिस्ट पर्सन है। वो KGF में भी रह चुके हैं, वहाँ की एक सीक्रेट एजेंसी थी सोवियत के टाइम पे। हाँ, तो उनका एक अपना अलग ही हुआ है। और अकेला वो बंदा ऐसा जिससे पूरी दुनिया डरती है,
कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कितने सैंक्शन लगा लो, जबकि 10वीं इकोनॉमी है उनकी, इतनी टॉप की भी नहीं है, लेकिन उनकी आर्मी जो है और चाइना का सपोर्ट है और इंडिया उसको सपोर्ट करता है। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया उससे ऑयल इंपोर्ट करता है और वो करता है, इतना तक कि इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, उसको रिफाइन करके वेस्टर्न देशों को बेचा, तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कहने का मतलब ये है वेस्टर्न कंट्रीज में जो ये यूरोप है वहाँ ठंड होती है बहुत ज़्यादा, जैसे फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, तो जो भी नाटो के देश है, यूरोपियन यूनियन के देश है, उनको जो है गैस चाहिए होती है। अब कतर पे उतनी गैस होती नहीं है, जो गैस होती है एलपीजी नहीं, पर जो और गैस होती है उसके लिए, ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए, तो वो रशिया से लेती है, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा गैस का भंडार है दुनिया में, ये फैक्ट है। तो वो तब भी रशिया से लेते हैं, लेकिन भारत ने अगर उनसे इंपोर्ट किया तो वो कह रहे हैं कि आप सैंक्शन लगा दो। कहने का मतलब कि वेस्टर्न हिपोक्रेसी को दर्शाता है, उनका कितना मतलब ये है कि उनके अंदर कितनी गलत भावनाएं भरी हैं कि जो उभरता हुआ है वो है, लेकिन रशिया तब भी चल रहा है और चमक रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि वैसे तो टॉपिक बहुत लंबा हो सकता है, बहुत से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, पर इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ लास्ट आपसे कि क्या मतलब आपके हिसाब से अगला संकट क्या हो सकता है, कौन सा क्षेत्रीय मुद्दा अगला बहुत बड़ा भू राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से? देखिए सर, अगला जो मुद्दा है, अभी अगला मुद्दा का जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, कई ऐसे थिएटर बन रखे लड़ाई के, अलग अलग थिएटर पॉकेट्स बन रखे कि यहाँ लड़ाई हो सकती है। जैसे ताइवान और चाइना का, ताइवान अपने को एक इंडिपेंडेंट देश बताता है, लेकिन चाइना कहते हैं हमारा हिस्सा है। तो उसमें भी वेस्टर्न कंट्रीज ताइवान को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है, राइवल उनका चाइना है। तो चाइना बिल्कुल मिलिट्री एक्शन ले सकता है उस ताइवान के खिलाफ, और रशिया की मदद से मिलिट्री एक्शन ले सकता है। दूसरा, नॉर्थ कोरिया पावरफुल बन रहा है, तो अगर आप देखोगे रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये तीनों एक अलायंस है। इनका दुश्मन कौन है? साउथ कोरिया और जापान। साउथ कोरिया जापान एक अलायंस है जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, और नॉर्थ कोरिया, चाइना और जापान, रशिया एक साथ है, और तीनों चारों पांचों देश एक बॉर्डर पे हैं। हम देखते हैं इधर एक वहाँ एक थिएटर ये हो सकता है लड़ाई का, मतलब ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा बन सकता है। दूसरा हम देखते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान, नहीं बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान इंडिया, हमारे दोनों तरफ दुश्मन है, और हमें बिल्कुल पता है कि चाइना भी तो हमारा दुश्मन है। चाइना है, बिल्कुल चाइना है, लेकिन चाइना के साथ हम एक हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ज़्यादातर खाली बॉर्डर का मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारा ये मुद्दा ये है कि वहाँ से इमिग्रेंट्स आते हैं, इलीगल लोग आते हैं। दूसरा, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, पाकिस्तान भारत में घुस आतंकवादी भेजता है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मैटर ये है कि रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है, ये तो एक बिल्कुल सीरियस मैटर है। और दूसरा जो अभी जियोपॉलिटिक्स का जो तनाव है ही, जो अक्टूबर 2023 से चल रहा है, हमास, गाजा और उसकी इजराइल की लड़ाई, ये बिल्कुल एक मैटर है। अभी जैसे हमने जून में देखा था कि इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही थी, इनकी लड़ाई में एकदम प्रॉक्सी वॉर होती है, एकदम डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती। जब बिल्कुल उसको मार दिया, कितने उन्होंने ईरान के कमांडर मारे इजराइल ने। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि एक जियोपॉलिटिक्स दिखता है कि ये मैटर हो सकता है। दूसरा, जो अमेरिका के अंदर खुद ड्रग वॉर चल रही है, अमेरिका में जितने लोग ड्रग के एडिक्ट बन रहे हैं, जो कार्टल्स हैं, मैक्सिको में कार्टल्स होते हैं, कार्टल्स होता है ग्रुप जो ड्रग पैडलर्स होते हैं, वो खुद ड्रग बनाते हैं और ड्रगों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक मैटर ये है, वहाँ भी बहुत बड़ी वॉर चल रही है। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो सबसे शांत जो एरिया है, रीजन है दुनिया में, जहाँ लड़ाई का दूर दूर तक पता नहीं है, वो साउथ अमेरिका के देश है। ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, पराग्वे, यूरुग्वे और चिली, ये सब देश, अर्जेंटीना, जहाँ अभी दूर का कोई वो नहीं है। बाकी हर जगह लड़ाई के थिएटर बने हुए हैं। यूरोप में बना हुआ है, यूक्रेन रशिया का, मिडिल ईस्ट में पता है आपको, साउथ एशिया में पता है, ईस्ट एशिया में पता है, हर जगह लड़ाई का है। और कहीं ना कहीं लड़ाई का थिएटर भी मुद्दा बन सकता है, मतलब वर्ल्ड वॉर का हाँ, हो सकता है, कभी बिल्कुल हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है। जैसे आप एक एग्जांपल दूंगा, ऐसे हम एंड अप करेंगे कि इजराइल जो है वो वेस्टर्न देश का एकदम सपोर्टर है, वो वेस्टर्न देश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रांस ने और यूके ने जो गाजा के लोग हैं उनको असाइलम देना शुरू कर दिया है। जो गाजा के लोग हैं उनको शरण देगा कौन? फ्रांस और यूके। इससे इजराइल चिढ़ चुका है कि भाई तुम कैसे कर सकते हो, तुम इजराइल का दुश्मन है गाजा, फलस्तीन, वो उनको शरण दे रहा है। दूसरा, जो रसिया है, चाइना है, वो फलस्तीन का सपोर्ट करते हैं क्योंकि इजराइल अमेरिका का पक्ष में है। तीसरी बात, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो खुल के इजराइल का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो अमेरिका के बहुत खास हैं, जैसे सऊदी अरब, ओमान, कतर, ये अमेरिका के एकदम अलाई हैं वहाँ मिडिल ईस्ट में। तो जियोपॉलिटिक्स ये होती है, कोई किसी का दोस्त होता है, किसी को दुश्मन होता है, कौन किसको क्या करते हैं। दूसरी बात ये है, जैसे हमने देखा भी कि ईरान में जब
अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी अभी, अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बिंग की थी, जून में करी थी। तो उसमें जो ईरान का दोस्त है कतर, उसके दोस्त की ही जमीन से आर्मी का बेस है, अमेरिकन आर्मी का, वहां से बॉम्ब गिराए गए। तो मतलब जो दोस्त है, क्योंकि उसका दोस्त है उसका भी दोस्त है, लेकिन उसके स्टेक ज़्यादा है अमेरिका के, उसके वहाँ बेस है, तो उसने वहाँ से गिराए। तो कुछ कह भी नहीं सकता कि मेरे दोस्त की ज़मीन है, मतलब उसका दोस्त है कतर, किसका, ईरान का, लेकिन उसके दोस्त की ज़मीन से उसी के ऊपर बम गिराए गए। तो उन्हें पता है म्यूचुअल है उनकी, क्योंकि कतर के और अमेरिका की दोस्ती है, उसके आर्मी बेस है वहाँ, तो वहीं से उनके ऊपर हो गया। तो जो पॉलिटिक्स में कहने वाले कोई किसी का नहीं होता, केवल अपना, कुल मिला अपना फायदा देखा अपना जाता है। इंटरेस्ट होता है, जो अपना अपना कंट्री है, interest, दैट्स द मेन पॉइंट, और कुछ नहीं है। कोई किसी को कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। हम भी इजराइल का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, आपने देखा होगा, हम फलस्तीन को भी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार इस्लामिक देशों की शादी बनानी है, और इजराइल की शादी बनानी है, और रशिया की शादी बनानी है। तभी तो हम ईरान को भी ज़्यादा गाली नहीं देते, क्योंकि रशिया का दोस्त ईरान है। चाइना के साथ भी हम वो नहीं करते एकदम, क्योंकि चाइना के साथ मिलकर हम वेस्टर्न देशों को वो कर सकते हैं, जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बढ़ भी रहा था, और उसमें इजिप्ट भी आ रहा था, सऊदी अरब भी आ रहा था, यूएई भी आ रहा था, लेकिन अमेरिका की धमकी से वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा हम तो सैंक्शन लगा देंगे, तुम जुड़ना मत, क्योंकि ब्रिक्स जो है वेस्टर्न देशों का जो प्रभाव है उसको कम कर देगा, सीधी सी बात है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, यूएन जो चीज़ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये रविश है और कुछ नहीं है, ये खाली टाइम पास है। कितने हमारे हमले हुए थे, हमारे पर हमले हुए, तो हमने जैसे मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना चाहा यूएन में बोला, यूएन में, लेकिन कई देश उसको बचाने आ गए। तो यूएन कोई मजाक है, जब तक इनके ऊपर खुद हमला ना हो तो किसी को वो नहीं करते। तो दुनिया ऐसी चल रही है आज के ज़माने में। बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आती है हमारी बातें, पॉडकास्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे, तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।